लोगों को एक बात बता दें पहले। देखो आप लोगों की मतलब इंटर हो चुकी है और स्टार्ट करने हैं पढ़ाई आप लोगों को, तो हम आपको बता दें जैसे आप लोग इंटर कर चुके हैं, इसके बाद ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, कुछ लोग मतलब करने वाले हैं या कर चुके हैं। ध्यान से सुनना पहले मेरी बात, क्या कहना चाहते हैं हम पहले। देखो कभी भी तैयारी करो तो डायरेक्ट ऐसे नहीं करो कि मतलब एक एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे। आप लोग क्या करो, जैसे मान लो आपको पता है कि सिलेबस देखो सबका सेम सेम ही है, जो ग्रुप ए हो गया ग्रुप बी हो गया, जैसे कि ग्रुप ए बी समझते। देखो हम आपको बता दें, जैसे एसएससी हो गया, एसएससी में कौन कौन से एग्ज़ाम आते हैं, एसएससी में कौन कौन से एग्ज़ाम आते हैं देखो हम बता दें अच्छे से। तो एसएससी में अगर आप लोग एमटीएस की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो एमटीएस की ना सोचो। अगर एमटीएस की सोच के तैयारी करोगे तो एमटीएस का ही नहीं निकलेगा, इसका निकलेगा जीडी या किसी और का निकलेगा। तो हम आपसे कहते हैं कि एसएससी में जब भी तैयारी करने जाओ तो किसको टारगेट करो, एसएससी सीजीएल को। किसको करना है, एसएससी सीजीएल को टारगेट करना है। अच्छा अगर आप लोग सीजीएल की तैयारी करोगे तो इससे क्या होगा पता है, एसएससी सीजीएल में क्या क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। क्योंकि एसएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हर साल वैकेंसी निकलती है, आपको पता है हर साल कैलेंडर आएगा, उसमें सबकी वैकेंसी निकलेगी, अलग अलग सबकी डेट कंफर्म रहती है कि कब एग्ज़ाम होना। तो मतलब जैसा कह सकते हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है एसएससी जिसमें हर टाइप की वैकेंसी रहेगी, पुलिस का रहेगा, इनकम टैक्स का रहेगा, आईबी का रहेगा, मतलब सब रहेंगे उसमें। तो एक तरफ से सबकी तैयारी करनी है आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोग टारगेट करना है किसको, एसएससी सीजीएल को। एसएससी सीजीएल को टारगेट करने से क्या फ़ायदा होगा, देखो आपका सीडीएस का एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, और सीडीएस के साथ साथ सीएचएसएल का भी हो जाएगा, और एमटीएस का आप लोग सोच रहे हो तो वो तो हो ही जाएगा। फिर इसमें आ जाती है जीडी भी साथ के साथ। अब ध्यान सुनना मेरी बात, और इसमें जीडी नहीं है, सिलेक्शन पोस्ट भी है, एक सिलेक्शन पोस्ट का भी आपका एग्ज़ाम होगा, तो वो भी आप लोगों का निकल जाएगा केवल किससे, एसएससी सीजीएल को टारगेट करने से ही। और इसके साथ साथ बता दें आप लोगों को पता है कि क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं, एक तो मैथ रहता है सब में, इसके बाद क्या रहती है, इंग्लिश रहती है, मैथ इंग्लिश हो गया, और रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, और जीएस हो गया। अब आप लोगों को हम सबसे पहले हर चैप्टर मतलब हर सब्जेक्ट के बारे में एक एक करके सबके बारे में बताते हैं, तैयारी कैसे करनी है और किस तरीके से पढ़ना है जैसे एग्ज़ाम निकले। देखो कुछ नहीं है, किसी भी एग्ज़ाम के बारे में पढ़ने जाओगे, एमटीएस का तैयारी करने के लिए जाओगे तो क्या होगा, एमटीएस लेवल पढ़ लोगे, उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ लोगे तो सीएचएस निकल जाएगा, उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ लोगे तो सीडीएस निकल जाएगा। लेकिन हम कहते हैं आप सीजीएल की टारगेट करके पढ़ोगे तो क्या आप लोग का एमटीएस और सीएचएसएल नहीं निकलेगा क्या, बताओ। आप लोगों ने एसएससी सीजीएल की तैयारी की है तो क्या होगा कि आपका एमटीएस और सीएचएसएल नहीं निकलेगा, निकल जाएगा ना आराम से। तो आप लोगों को इस एसएससी सीजीएल को टारगेट करके तैयारी करनी है, जिससे आपका एमटीएस भी निकल जाए, सीएचएसएल भी निकल जाए, सीडीएस भी निकल जाए, सिलेक्शन पोस्ट भी निकल जाए। और ध्यान से सुनना मेरी बात, ये तो निकलेंगे। एक आपका एग्जाम होता है भारत में, कौन सा, ICAR, एक ए वाला भी निकल जाएगा आप लोगों का। और इसके साथ साथ आईबी का आप लोगों ने नाम सुना है, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो नाम सुना है ना, इसका भी आप लोगों का एग्जाम निकलेगा। इसके साथ साथ आपसे बात करें और क्लर्क का नाम सुना है, क्लर्क हो गया जो बैंक में होता है, पीओ वगैरह हो गया। तो ये आप लोग पीओ का तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है लेवल, तो क्लर्क हो गया, आईबी हो गया, इसके साथ साथ रेलवे का एग्जाम हो गया, और पुलिस समझते हो, पुलिस स्टेट पुलिस नहीं है, दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हैं। और लेकिन दिल्ली पुलिस की एक खासियत है, क्या है, उसका सिलेबस बिल्कुल जो उसका लेवल है वो किसके बराबर है, सीजीएल के बराबर है पुलिस का। और ऐसा नहीं है अगर तुम पुलिस की तैयारी करने जा रहे हैं। और पहली बात तो हम बता दें आप लोग, जैसे मान लो आप लोग इसकी सोच रहे हैं एमटीएस की, तो एमटीएस की ना सोचो, हम बताते हैं आप लोगों को किसकी सोचो, सीजीएल की सोचोगे तो क्या हो जाएगा, आपके सब एग्जाम क्लियर होंगे। अगर मान लो वैकेंसी भी कम होगी इसमें, तो आप लोगों का हर साल आपको कुछ नहीं करना, 6 से कितने महीने पढ़ना है, 6 से 8 महीने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। 6 से 8 महीने अच्छे से पढ़ लोगे तो आप लोग इनमें से किसी ना किसी में सिलेक्शन हो जाएगा, और सीजीएल की पढ़ते रहोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो सीजीएल में भी हो जाएगा। तो ध्यान से क्या करना है, आप लोगों को केवल पढ़ना टारगेट नहीं है कि आप लोगों को क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करने के साथ साथ क्या करना है, अच्छे मार्क्स आने चाहिए। कैसे, अच्छे मार्क्स चाहिए आप लोगों को। अब मार्क्स क्यों चाहिए अच्छे, हम बता दें आप लोगों को क्या करना है।
जैसे आप लोग सोच रहे होगे कि इनमें से मान लो इसकी मान लो सोच ली कि 130 मिनट जा रही, तो आप लोगों ने 130 को टारगेट करके 150 ले आए। कहने का मतलब किसी भी एग्जाम को ले लो, 150 आपने मार्क्स ले लिए और टोटल 180 था, तो आप लोगों ने 150 ले लिए, 130 में क्वालिफाई है, 150 में आराम से हो जाएगा। लेकिन ये फायदेमंद थोड़ी ना है। जब आप लोग सोचोगे 60 से 70 हज़ार या 80 हज़ार, मान लो 60 हज़ार 80 हज़ार, 60 से 80 हज़ार के बीच में अगर नौकरी करने के लिए आप लोगों को भारत में मान लो पश्चिम उसमें भेज दिया जाए, कहाँ, केरल में भेज दिया जाए या बेंगलोर में भेज दिया जाए, तो क्या मतलब हुआ आप लोगों का 70 से 80 हज़ार कमाने का? अपन लोग इतना करके कुछ नहीं होने वाला, इतना कमा के घर से दूर रह के। तो हम चाहते हैं कि आप लोग कैसे पढ़ोगे, अच्छे मार्क्स इसीलिए ले आना है कि आप लोग जब अच्छे मार्क्स होंगे तो आप लोगों को कहाँ मिल जाएगा, वो जहाँ आप रहते हो, यूपी में मिल जाएगा, दिल्ली में मिल जाएगा। जैसे यूपी वाला बच्चा है तो दिल्ली वाला मिल जाएगा, तो कुछ दिक्कत नहीं होगी, मतलब कि उसको पास में ही मिल जाएगी अपनी जॉब। तो इसलिए आप लोग कितने अच्छे मार्क्स इसलिए लाने हैं, इसलिए नहीं लाने हैं कि आप लोगों को क्वालिफाई होना है। क्वालिफाई तो होने के साथ साथ क्या करना है, मेरिट में सबसे ऊपर आना है। तो आप सोचो कि हमें वहाँ जाना है, जैसे हमारा राज्य है यूपी में मिल जाए, हमें जो यूपी का राज्य है, यूपी में रह रहा है, तो यूपी में ही हमें अपनी ज्वाइनिंग मिल जाए, किसमें, एसएससी में, समझ रहे? तो पूरे भारत में तो है इसका, लेकिन कहाँ चाहिए अपन लोगों को ज्वाइनिंग, एसएससी की कहाँ चाहिए ज्वाइनिंग, तो भारत में ही चाहिए। भारत में कहाँ चाहिए, यूपी में ही चाहिए जहाँ रहते हैं। इसलिए अच्छे मार्क्स चाहिए, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब मैं क्या कहना चाहूँगा, जैसे अच्छे मार्क्स हो गए आप लोगों के, अब अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे आपको बता दें। एक तो मैथ्स हो गया, इसके बाद क्या हो गया, रीजनिंग हो गया, और क्या हो गया, इंग्लिश हो गई, और जीएस हो गई। आप लोगों के 4 सेक्शन हैं ये, इन्हीं 4 सेशन से आपको सब एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। इन्हीं से आपको मतलब हर तरीके से मतलब इन्हीं से सब भारत के सब एग्जाम क्लियर हो जाते हैं। केवल 4 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं आप लोग अच्छे से, लेकिन आपको 4 सब्जेक्ट देखने में छोटे लग रहा है, लेकिन इनको पढ़ने जाओगे तो क्या हो जाएगा पता है। जैसे आपका जो मैथ है, मैथ थोड़ा ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या है, सिलेबस तो छोटा सा है, लेकिन क्या है, लेवल बहुत बड़ा है। तो आप लोगों को बहुत पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। कितना पढ़ना पड़ेगा, मतलब बहुत पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया। लेकिन आपको एक बात बता दें, जो अगर मैथ साइड से है, जैसे मैथ लिया है जैसे इंटरमीडिएट में, तो उसका मैथ अगर मैथ क्लियर हो गया तो रीजनिंग अपने आप क्लियर हो जाती है। जैसे मैथ में अगर 15 नंबर आ रहा है ना, तो रीजनिंग में 30 आएंगे अपने आप ही, बिना किसी मेहनत के, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को मैथ पे ज़्यादा कमांड करनी है। रीजनिंग इग्नोर भी कर सकते हो, मतलब इग्नोर नहीं करना है, मतलब एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो रीजनिंग का और आराम से प्रैक्टिस सेट लगाते रहो, तो इससे बूस्ट हो जाएगा। लेकिन आपको इसमें क्या करना है, इंग्लिश में करनी है आपको वोकेब। जो वोकेब सेशन है आपको मीनिंग वाला है, तो उसको पढ़ना है, याद करना है। याद करने का तरीका एक ही है, या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ो डेली, न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ साथ और डेली सुबह से उठ के 10 या 15 मीनिंग डेली का टारगेट बना लो, तो वो याद करते रहो, ठीक है। और जीएस में आप लोगों को पता ही है क्या है, पता है ना जीएस में क्या है। जीएस में बहुत ही ज़्यादा, ऐसे कह सकते हैं, कितने सब्जेक्ट हैं जीएस में, कितने हैं? पहले तो हो गया आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इसके बाद क्या है, इकोनॉमी, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, और स्टैटिक हो गया, और इसके साथ साथ करंट हो गई। अब आप लोग ध्यान सुनिए, अब जो जीएस से समझ रहे, इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं आप लोगों को, हिस्ट्री और जियोग्राफी और पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक, करंट, ये सब पढ़ने हैं आप लोगों को। अब इतने पढ़ोगे, कितने कैसे पढ़ोगे, मैं आपको बता दूँ एक बात। जैसे कोई आप लोगों को हिस्ट्री तो जैसे सबको पढ़नी ही पढ़नी है, हिस्ट्री में कुछ बदलने वाला है नहीं, एक बार पढ़ लिया खत्म, ठीक है, हिस्ट्री हो गई। अब ज्योग्राफी के बारे में और एक पॉलिटी के बारे में क्या करना है आप लोगों को, आप लोगों को एक काम तो करना पड़ेगा, या तो किसी को ज्योग्राफी अच्छे से आती होगी, इंटरेस्ट होगा, किसी को इकोनॉमी पॉलिटी में इंटरेस्ट होगा, या इकोनॉमी में, इन तीनों में से आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि किसी न किसी को इंटरेस्ट होता है। हर बालक को पता रहता है कि हमें भाई इसमें इंटरेस्ट है। जैसे हमें ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो हमने अच्छे से पढ़ी थी, ये किसी से भी कहीं से भी पूछ लो। पॉलिटी हो गई, तो पॉलिटी में नहीं है कुछ इंटरेस्ट, तो हमने पॉलिटी को इग्नोर कर दिया, कभी पढ़ी ही नहीं, पेपर में आती तो छोड़ ही देते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं एक सजेस्ट दे देता हूँ कि क्या करना है आप लोगों को, पॉलिटी, इकोनॉमी और जियोग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट को पकड़ लो अच्छे से। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो ये तो पढ़ना ही है,
और स्टैटिक जी को क्या है कि आप लोग को रटने वाला सेशन है, उसे कोई नहीं रख सकता, आपको रटना ही रटना है उसको, तो ठीक है। और करंट आप लोग को डेली की पढ़नी है, ध्यान से सुनना। अब हम आपको आगे थोड़े से बताएं क्या करना है। इंग्लिश मैंने बता ही दिया आप लोगों को, डेली क्या करना है, डेली उठ के 1 घंटा या 15 मिनट, पहले 15 मिनट की आदत डाल लो, फिर 1 घंटे की आदत डाल लेना धीमे धीमे करके, और डेली पढ़ना स्टार्ट कर दो, तभी आप लोगों का बुक सेशन तैयार हो पाएगा, ठीक है। आज हमको केवल गाइड ही कर रहा है, ज़्यादा उसके बारे में नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिए इसको हटाएं। और करंट अफेयर आपको डेली पढ़नी है, न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो करंट तो अपने आप क्लियर होगी, ठीक है। अब जैसे आप लोगों को बता दें, लेकिन जैसे आपको बता दें कि क्या करना है, जैसे आपको इंग्लिश के बारे में बता रहे थे हम, इंग्लिश के बारे में सुनना ध्यान से, इंग्लिश के बारे में बता रहे थे, तो आपको जैसे मान लो इसमें से डेली बुक है, पहले तो करना है आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट। क्या करना है, इसका सिलेबस कंप्लीट। सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। प्रैक्टिस सेट लगाने के साथ साथ क्या करना है, जो बुकेब होती है, बुकेब कैसे याद करोगे, डिक्शनरी से याद नहीं करना, कभी डिक्शनरी तो नहीं हुई जिसने बनाई थी उससे याद, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या करना है, जैसे मान लो आप लोगों ने डेली न्यूज़पेपर पढ़ने वाला है, कोई अच्छा वर्ड लगा तो उसके बारे में लिख लिया, ठीक है, उसके बारे में हिंदी में लिख लिया, इंग्लिश में लिख लिया, उसको याद करने लगे, एक डायरी बना लो, उस पर लिखते जाओ। अब ध्यान से सुनना, क्या करना है, जो पेपर हुए हैं पुराने 5 साल के, उन पेपर्स को उठाओ, उन पेपर्स में से जो भी बुकें आई है उनको लिखो एक जगह डायरी में, उसी को याद करो पहले, ठीक है। बुकेब सेशन वही याद करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पुराने 5 या 6 साल के पेपर उठा लो, या 5 साल के पेपर उठा लो, हर किसी एग्जाम के। ऐसा नहीं है कि आप केवल एसएस सीजीएल के उठा रहा है, एसएससी के उठा ही रहा है तो पूरे उठाओ, एसएससी के, सीजीएल के, सीपीओ के और एसआई के। और ऐसे में पता है पुलिस में आपको पता ही है कि एसआई की मतलब अच्छी जॉब है, तो एसआई के हिसाब से पढ़ रहा है, मतलब एसएससी की तैयारी करोगे सीजीएल की तो एसआई का भी हो जाएगा। तो लेकिन आप लोग एक बात और बता दें, इंग्लिश आप लोग क्या सोचते हैं, इंग्लिश को इग्नोर कर दें। इंग्लिश को इग्नोर करने से फ़ायदा नहीं है, क्या हो जाएगा, आज से वही समझ लो 5 या 6 साल बाद हर एग्जाम में, भारत का हो या किसी का वो स्टेट का हो, हर एग्जाम में इंग्लिश में ही पेपर होगा, हिंदी का तो नाम ही नहीं रहेगा हमारे ख्याल से। तो ठीक है, ध्यान से सुनना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप लोग इंग्लिश में कमांड अभी से कर लो, तो आने वाले समय में जो होगा वो क्लियर ही आपको समझ में आए। तो मतलब इंग्लिश ही मेन है, तो ध्यान से सुनना। डिक्शनरी से याद नहीं करना है, डिक्शनरी से याद नहीं करना है, मीनिंग आप लोग किससे याद करना है, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस जो पुराने पिछले साल के ईयर पेपर होते हैं उन्हीं से याद करना है, ठीक है। किससे याद करना है, पुराने जो पिछले साल के पेपर हैं उन्हीं से याद करना है। ऐसे नहीं कि आप लोग पुराने के साथ साथ नहीं, मतलब डिक्शनरी रख के रट्टा मारने के लिए बैठकर डेली के आप 50, ऐसे टारगेट नहीं बनाओ, छोटे छोटे चंग बनाओ, मतलब छोटे छोटे टारगेट बना लो कि हमें आज इतनी मीनिंग याद करनी है, 10 मीनिंग याद करनी है, 10 क्वेश्चन लगाने हैं, 10 मैथ के लगाने हैं, और जीएस में आज हमें एक टॉपिक पढ़ना है बस। ऐसे नहीं बनाओ कि हमें आज मैथ की पूरी किताब खत्म कर देंगे, इसमें आज इंग्लिश की पूरी डिक्शनरी याद कर लेंगे। ऐसे बनाओगे तो आपका दिमाग खराब होगा, और आप लोग जब पूरे नहीं कर पाओगे टारगेट को तब आपका डिमोटिवेट होगे, ठीक है। इसलिए आप लोग जितना सोचोगे, कम से कम सोचो कि इतना करना है, तो उतना ही करके खुश रहोगे, मतलब दिमाग में। लेकिन जितना बना रहा है आप लोग छोटा सा टारगेट, उसको करके कंप्लीट करके ही सो, ठीक है। तो क्या हो, खुशी मिलती है अंदर से कि आज हमने जो सोचा था वो क्लियर हो गया, तो हमारा मतलब काम क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, जीएस मैंने क्या बताया था, जब सीजीएल की तैयारी करने बैठ रहे हैं तो 6 से 8 मंथ क्या करना है, अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है। 6 से 8 मंथ कहीं नहीं, ऐसे नहीं जैसे मतलब कंटिन्यूटी होनी चाहिए एक तैयारी करने की। कैसे कि जैसे आज से तैयारी करना शुरू किया, डेली पढ़ना है। जैसे आज आप लोगों ने 8 घंटे पढ़ लिया, कहने का मतलब 8 घंटे पढ़ना शुरू किया आज से, 8 घंटे पढ़ने के बाद क्या हुआ, कल 2 दिन पढ़ाई ही नहीं की, तो ऐसे नहीं करना है। 8 घंटे पढ़ लिया, डेली पढ़ो 8 घंटे, 6 घंटे हो जाए, 4 घंटे हो जाए, बट डेली पढ़ो। क्या होता है, कभी कभी 8 घंटे आज पढ़ लिया, कल पढ़ लिया, आज पढ़ लिया, फिर कल पढ़ लिया, फिर तीसरे दिन नहीं पढ़ा, चौथे दिन नहीं पढ़ा, 5वें दिन नहीं पढ़ा, फिर 6वें दिन फिर पढ़ा, तो कोई मतलब नहीं हुआ पढ़ने का। या तो पढ़ो तो कंटिन्यू पढ़ो, या तो पढ़ो तो कंटिन्यू पढ़ो, नहीं तो फिर क्या, कोई फायदा नहीं। लेकिन हमें इतना जरूर कह सकते हैं, जैसे आज पढ़ लिया 4 घंटे, कल पढ़ोगे 2 घंटे, ठीक है, और परसों पढ़ोगे 1 घंटे, लेकिन पढ़ोगे जरूर। अगर पढ़ोगे तो क्या होगा, आप ही का नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा ही होगा। लेकिन अगले जो दिन हैं, लेकिन आपको पढ़ना तो है, भले ही आप 1 घंटे पढ़ो या 2 घंटे पढ़ो, लेकिन
पढ़ना जरूर है। क्या हो जाएगा उससे कि आप लोगों का जो कंटिन्यूटी है वो खत्म नहीं होगी, समझ रहे? जैसे आप लोग कंटिन्यूटी तोड़ देते हो, तो मतलब आज आपने पढ़ लिया, 2 दिन बाद नहीं पढ़ा, 2 दिन बाद उठाई किताब, तो फिर क्या हो, शुरुआत से चीज़ें आने लगती हैं, समझ रहे? इसलिए ध्यान से तरीके से डेली 6 से 8 महीने सब कुछ छोड़ के और पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक है? ध्यान से सुनना। आगे बढ़े, हम जीएस की बात कर रहे थे, तो जीएस में आते हैं थोड़ा सा। देखो एक एक करके हम सब बताते हैं जीएस के बारे में। सुनिए क्या है जीके एंड जीएस, यही है ना? देखिए कुछ नहीं है, याद करना है। पहले तो जीके में क्या है, साइंस, साइंस हो गया और करंट हो गया, और करंट हो गया। और साइंस में क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ध्यान से सुनना, इन सभी से मिला के आते हैं 4 से 5 क्वेश्चंस। कितने में? 25 में से। एसएससी की बात कर रहे हैं हम केवल, तो एसएससी की बात कर रहे हैं तो तुम बाद में किसी का भी एग्जाम हो, आप हर एक एग्जाम देने के लिए सक्षम हो जाओगे अगर एसएससी की तैयारी क्लियर हो गई तो, ठीक है? अब आपसे ध्यान से सुनना, साइंस इतना तो आप लोगों को क्लियर पढ़ना ही है। साइंस आपको एक बार पूरी अच्छे से पढ़नी है, और इसके बाद क्या करना है, आप लोगों को करंट भी अच्छे से पढ़नी है। करंट ऐसे नहीं पढ़नी है कि आप लोग रट्टे मार रहे हैं। आप लोग क्या करोगे, महीने की करंट कब पढ़ोगे, महीने की या हफ्ते की। डेली करंट नहीं पढ़नी है, महीने की, हफ्ते पढ़नी तो डेली है, मतलब लिखना तो आपको डेली है, लेकिन क्या है जो महीने की और हफ्ते की जो करंट बन के आती है वीडियो या यूट्यूब पे कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। मंथली देखा करो या वीकली देखा करो, या ईयरली मिल जाए 8 से 10 घंटे की वीडियो। साल में एक वीडियो देखनी है 8 से 10 घंटे की, अगर मिल जाए तो, ठीक है? तो जो करंट कितनी पढ़नी है आपको, 15 से 20 मिनट अगर पढ़ सको डेली। 2-2 घंटे नहीं देखनी है वीडियो के, 2-2 घंटे की वीडियो चल रही करंट की लगातार देख रहे हैं, वो नहीं देखनी। 15 से 20 मिनट केवल करंट पढ़नी है, ठीक है? हम बात करें आप लोगों को, और कब कैसी पढ़नी है, मंथली पढ़ो और या वीकली पढ़ो, ठीक है? और कितने क्वेश्चन आते हैं आपको पता है, 4 से 5 क्वेश्चन 25 में से। जी करंट की बात कर रहे हैं हम, सबकी बात कर रहे हैं हम, सब एग्जाम की 4 से 5 तो मिनिमम मानते हैं ना, इसलिए हमने 4 से 5 इसके हो गए, 4 से 5 इससे हो गए। अब हम बात करें किसके, स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके में क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक जीके में? 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। वो 5 से बोल रहे तुम, वो क्या है, वो कहीं ना कहीं टच हो जाते हैं, या हिस्ट्री में टच हो जाएगा, या ज्योग्राफी में, या पॉलिटी में, या इकोनॉमी में, ठीक है? स्टैटिक जीके में क्या है कि ये 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, कितने में से, 25 में से। और आपको क्या है, रटना है पूरा, सब पोर्शन क्या है, रटने वाला है। क्या करना है, रटना है पूरा, ज़्यादा कुछ नहीं। स्टैटिक जीके का सिलेबस देखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 टॉपिक ही हैं, उनको अच्छे से आप लोगों को लिखना है टॉपिक्स के बारे में, और एक बार लिख लेना अच्छे से और याद करना है। डेली पढ़ के पेपर देने से पहले एक बार नज़र मार लो और पेपर दे आओ। स्टैटिक जीके का काम इतना ही है। और डेली आप लोगों को याद करना है, कितने टाइम रटना है, कितने टाइम रटोगे, 30-40 मिनट, 30 मिनट मिनिमम, ज़्यादा नहीं, 30 मिनट हो गए। तो जब आप लोग 30 से डेली पढ़ना है, लेकिन कितने, 30 से 30 मिनट डेली हो जाएगा। अब हम आते हैं ज्योग्राफी पे। क्या करते हैं बच्चे कि एक साथ रख लेते हैं सब टॉपिक्स, और मतलब उन्हें क्या है, अगर स्टैटिक पढ़ना शुरू किया तो स्टैटिक पढ़ते हैं डेली, और अगर उन्हें करंट पढ़ना शुरू कर दिया तो करंट ही करंट पढ़ते रहते। लिमिट में पढ़ना है, डेली पढ़ना है, लेकिन ठीक है? साइंस तो आपको पढ़नी है, आपको एक बार कंप्लीट कर लो, रिवीजन कर लो, केवल कितना 10-15 मिनट डेली देख लिया कर, 10 से 15 मिनट बस डेली देखना है। बस एक टॉपिक डेली का रूटीन बना लो कि आज हमें केवल फिजिक्स का ये टॉपिक पढ़ना है और केमिस्ट्री का ये टॉपिक पढ़ना है, बस 15 से 20 मिनट देख लिया करो डेली बस। चलो ज्योग्राफी हो गया। तो अब ज्योग्राफी अगर आपको अच्छी लगती है तो ज्योग्राफी ले लो, और हिस्ट्री तो आपको याद करनी है, एक ही बार पढ़नी है और अच्छे से पढ़नी है, और क्लियर करके उसको याद कर लेना है, और उसका क्या करना है, रिवीजन करना है बार बार। हिस्ट्री हो गया क्लियर आप लोगों का, और ज्योग्राफी आप लोगों को पढ़नी है तो पढ़ो, नहीं पढ़नी है तो जैसे अगर मान लो आपको पॉलिटी अच्छी लगती है तो पॉलिटी ही पढ़ सकते। क्या है, पॉलिटी अगर आपको अच्छी लगती है तो पॉलिटी भी याद कर लो, और आपको इकोनॉमी अच्छी लगती है तो इकोनॉमी भी याद कर लो।
इकोनॉमी भी याद कर लो अगर आपको लगती है। लेकिन हम कहते हैं कि हमें क्या दिक्कत है कि हम पे तीनों याद नहीं होते हैं ना। किसी को ज्योग्राफी अच्छी लगती है तो किसी को हिस्ट्री अच्छी लगती है, तो किसी को इकोनॉमी अच्छी लगती है, तो किसी को पॉलिटी अच्छी लगती है। हम आपको बताते हैं जैसे हमें ज्योग्राफी अच्छी लगती है, हिस्ट्री तो हमने कंप्लीट कर ली एक बार, और ज्योग्राफी अच्छी लगती है, हम इन दोनों को इग्नोर करते हैं हमेशा, कभी नहीं पढ़ते इसको। कहने का मतलब कह रहा है आप लोग पढ़ो, हम ये नहीं कह रहे आप लोग पढ़ो ना, हम पॉलिटी और इकोनॉमी को कभी नहीं पढ़ते, केवल एक बार पढ़ ली हमने ज्योग्राफी हिस्ट्री बस, स्टैटिक जी के करंट इन सब पे ध्यान देते बस। इनसे क्या है 2 से 3 क्वेश्चन इनमें से मान लो 2 से 3 क्वेश्चन इसके आते हैं, 2 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन इसके आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इसके आते हैं, हमारे केवल 6 क्वेश्चन छूट जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बस। अगर 2 इसके आ गए तो 3 इसके आएंगे, अगर 3 इसके आ गए तो 2 इसके आएंगे, तो ये 6 क्वेश्चन छोड़ देते हैं हम पेपर में, इग्नोर कर देते जी इसको इतना। तो अब ज्योग्राफी पूरी पूरी लगा के आते, हिस्ट्री पूरी पूरी लगा के आते, तो ये तो अपने क्लियर ही है। इसके साथ डेली अपन लोग जो रटी थी अपन लोगों ने, तो ये भी क्लियर ही है। और इसके बाद करंट अफेयर्स आप लोग डेली और मंथली पढ़ रहे हैं, तो ये भी क्लियर ही है। और साइंस आपने पढ़ी थी पूरी अच्छे से, तो ये भी क्लियर ही है, 4 से 5 क्वेश्चन। और ऐसा तो है नहीं कि किताब से बाहर दे दे वो पेपर वाला एग्जाम ना, ऐसा तो है नहीं। अब हम आपसे बात करें किसके बारे में, चलिए अगर यदि आप मान लो नए हैं पढ़ने में, पहली बार पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो आपको उसके बारे में भी थोड़ा बता देते हैं, ध्यान से सुनना। पहली बार तैयारी शुरू कर रहे हैं तो हम बताते हैं क्या करना है। डेली आप लोगों को कितने घंटे पढ़ना है, पहले तो सब कुछ छोड़ के अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़ना शुरू करो, ठीक है। यदि आप फ्रेशर हैं, फ्रेशर समझते हैं, जैसे आप लोग अभी आए हैं इंटर करके या नए हो, पढ़ना शुरू किया नहीं, और यानी आप अगर आप लोग वो भी हो चुकी है, इंटर भी हो चुकी है या कुछ भी हो चुका है, काफ़ी दिन हो गए लेकिन आपने पढ़ना शुरू नहीं किया, लेकिन अब पढ़ना है, तो क्या करना है, डेली एक टेबल बना लीजिए कितने घंटे का, 9 से 12 घंटे का, 9 से 12 घंटे का कितना बनाना है, कितने घंटे में, 24 घंटे में, ठीक है। नए पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए बोल रहे हैं 3 घंटे पढ़ना है आप लोगों को, क्या जितना, ये नहीं कह रहे कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ो, ये कहना 3 घंटे पढ़ना है केवल आप लोगों को मैथ। क्या पढ़ना है, मैथ कितने घंटे पढ़ना है, 3 से 4 घंटे, कितने घंटे पढ़ने हैं, 3 से 4 घंटे, ठीक है। अब आपको बात करें हम जैसे इंग्लिश की, इंग्लिश पढ़नी है कितने घंटे, 2 से 3 घंटे डेली पढ़ना है। अभी की बात कर रहे हैं, नए हो, ठीक है। अब हम बात करें किसकी, जीएस की, जीएस की तो कितने घंटे पढ़ने हैं, डेली 2 घंटे, ज़्यादा नहीं टाइम देना इसको, 2 घंटे केवल, 2 घंटे पर क्या पढ़ना है आपको, जीएस। आपका कोई भी टॉपिक हो, ऐसा नहीं है कि आप एक ही सब्जेक्ट लेके बैठ गए, सबको मैंने क्या बताया, अलग अलग पढ़ना है। जीएस को, जीके एंड जीएस आपका 2 घंटे में कवर हो जाएगा। मैंने क्या 10 से 20 मिनट, 10 से 20 मिनट ऐसे ही बताया है सबके बारे में, और ऐसा कायदे से पढ़ो। और इसके बाद करें रीजनिंग, रीजनिंग आपको डेली 1 घंटा पढ़नी है, ज़्यादा नहीं पढ़नी है। हाँ, किसके, रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट लगाना है 1 घंटे का, 1 घंटे का नहीं होता, वही होता 20 मिनट का, तो 20 मिनट का सेट पेपर लगाओ और उसके साथ साथ एक टॉपिक निपटाओ। कोई भी एक, जैसे कैलेंडर पढ़ने बैठ गए तो कैलेंडर को पूरा निपटा दो, और मान लो कोई सब, और मान लो क्लॉक पढ़ने बैठे तो क्लॉक को अच्छे से पढ़ लो, रिवीजन करते जाओ। और रीजनिंग में है कुछ नहीं, एक बार कंप्लीट कर लो सिलेबस, पूरा 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा आपका, 1 से 2 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा। रीजनिंग 1 से 2 महीने का पूरा समय लगेगा आप लोग रीजनिंग कंप्लीट करने में, और उसको कंप्लीट होते ही डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस क्या, 1 घंटे प्रैक्टिस, जैसे एक प्रैक्टिस शीट ले आओ मार्केट से, उसको लगाते रहो बार बार, वही हो गया, रीजनिंग का कंप्लीट हो गया। और मैथ में अगर अच्छे हो मैथ में, तो रीजनिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी, ये सबको पता है। चलिए, और नोट्स की बात करें, नोट्स की ज़्यादा समस्या होती है ना, तो नोट्स की बात करें तो क्या करना है, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं सबको, हैंड रिटन। हम जैसे मान लो अपने नोट्स दे दें तो कोई फ़ायदा नहीं है, जो तुम्हारे नोट्स होंगे जो खुद आपने हाथों से बनाओगे, वो नोट्स ही कुछ अलग होगी, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स बनाओ, अपने हाथ से लिखो, हर चीज़ के बारे में लिखो, और पीडीएफ के भरोसे ना रहो, ठीक है। मैंने मैथ पढ़ाया तो मैथ के में जितने भी टॉपिक हैं उनको, उनके बारे में समझा रहा है तो उनके बारे में जैसे जैसे समझा रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ कॉपी पे, तो आपको फ़ायदे में रहोगे,
ठीक है, नोट्स आपको खुद बनाने हैं और हम आपको बता दें। जैसे हमारी सीट है, हम सीट देते हैं, सीट में आपको पता है कितने क्वेश्चन रहते हैं, 100 से 200 के बीच में क्वेश्चन रहते हैं। अगर छोटा टॉपिक है 200 से ज़्यादा भी रहते हैं किसी किसी में। जैसे छोटा टॉपिक है जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, 60-65 से, तो मतलब 100 से तो कम रहते ही नहीं है, 100 से कम नहीं, 100 से ऊपर ही मिलेंगे, 100 से और 200 के बीच में क्वेश्चन मिलेंगे और 200 से किसी में ज़्यादा ही रहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को सीट मिलेगी बराबर, सीट तो देते ही हैं हम। और आप लोगों को सीट कंप्लीट हो जाने के बाद एक काम करना है। जैसे आप लोग किसी का भी एग्जाम देने जा रहा है, मैंने क्या बताया था, अगर आप एमटीएस का पेपर देने जा रहा है तो एमटीएस का प्रैक्टिस सेट मंगवाओ, उसको बैठ के और लगाना स्टार्ट करो। क्या करना है, उसको लगाना स्टार्ट करो। जैसे मैंने परसेंटेज निपटा दिया, अब जैसे मान लो मैं अभी मेंसुरेशन स्टार्ट करूँगा, जैसे आज से या कल से, तो आप लोग को क्या करना है, मेंसुरेशन पढ़ना है। जैसे आपका सर्कल हो गया, उस सर्कल के में जितने क्वेश्चन बनते हैं सर्कल के, जैसे मैंने मान लिया एरिया बता दिया, कुछ एरिया बता दिया सर्कल का एरिया, तो सर्कल के एरिया के जितने क्वेश्चन बनते हैं सबको आप लोगों को किस पे बनाना है, प्रैक्टिस सेट में छांट के, या क्वेश्चन या ऐसे करना कि उसका मेंसुरेशन का पूरा, जैसे मान लो हो गया कि सीट हो गया, और कहीं और इंटरनेट से क्वेश्चन निकाल लो, जरूरी नहीं है कि सेट पेपर ही लेके आओ, इंटरनेट से निकाल लो, उससे लगाना स्टार्ट करो। मतलब मेंसुरेशन के आप लोग कहीं से भी, और कुछ ज़्यादा कोशिश करो कि प्रीवियस ईयर हो, मतलब पुराने जो एग्जाम में आए हो। जैसे अभी टीसीएस करा दी एसएससी का पेपर, तो टीसीएस के ही क्वेश्चन होने चाहिए ज़्यादातर। ठीक है, सबके आप लोगों को, जैसे आप लोगों को सीट लगानी है, और 2000 कितने तक के, 2018 से जो एग्ज़ाम हुए बाद के सबके लगाने, 18, 19, 20, 21, 22, 23, कितने साल हो गए, 5 या 6 साल हो गए। ठीक है, 18 साल से, 2018 से जब से आए हैं, पेपर स्टार्ट हुआ 2018 के से आगे के जितने भी एग्जाम हैं सबके आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दो हर एग्जाम के, तो आप लोगों का ये क्या हो जाएगा, आप लोगों का मार्क्स बूस्ट होने लगेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हम बताते हैं, जैसे अब मैथ के बारे में बताते हैं थोड़ा सा, तो मैथ के बारे में समझ लो क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनना आप, देखो मैथ में क्या है, आप लोगों का पहले समझते थे कि एडवांस और अरिथमेटिक में कंफ्यूज होते हैं बच्चे। ठीक है, एडवांस अरिथमेटिक में क्या होता है कि पहले क्या था कि अरिथमेटिक एक पढ़ लेते थे, पहले अरिथमेटिक में काम हो जाता था, एडवांस पढ़ो ही ना तब भी सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अब बता दें कि एडवांस का जो वेटेज है अरिथमेटिक से ज़्यादा हो चुका है एग्जाम में। जैसे एडवांस मैथ हो गया, अरिथमेटिक हो गया, एडवांस हो गया, अरिथमेटिक एडवांस, नंबर सिस्टम, और डीआई तो समझते हैं ना, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो जो मैथ में 4 अपन लोगों को चीज़ें पढ़नी है, किसमें, मैथ में, दिखाई दे रहा है ना, ध्यान सुनना, ये अपन लोगों को 4 चीज़ें तो पढ़नी है। अब अरिथमेटिक मैथ है जो पेपर में कितने परसेंट आता है, 40% केवल। एडवांस कितना आता है, 50 से 55% आता है। ठीक है, इसके बाद जो बचा है, अगर मान लो ये 40% आ गया, ये कम भी हो सकता है, लेकिन ये 50 से 50% जो है ये कम नहीं होता है, ये तो इतना आना ही आना है, इसके साथ साथ ये आना है, और इसके मान लो 10 से 20% ये हो गया, और 5% तो ये आना ही आना है, मतलब 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। पता है ना इसके बारे में, तो DI है ये, ध्यान से सुनना आप इसके बारे में। देखो सबसे पहले आपको बता दें अरिथमेटिक के बारे में, तो अरिथमेटिक में आपको पढ़नी है परसेंटेज और रेशियो, अच्छे से पढ़नी है। हम जब भी पढ़ाना शुरू करेंगे परसेंटेज रेशियो, तो आप लोगों को एक बार अच्छे से पढ़नी है इसको। एक बार आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया परसेंटेज रेशियो को, तो इसके बाद जो अरिथमेटिक मैथ है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक। ये क्या है, आप लोगों की नींव है, नींव समझते ना, जब मकान बनाने जाते हैं तो क्या नींव रखते हैं, अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो क्या होगा, मकान सही नहीं बनेगा, गिर जाएगा वो। तो आपको नींव मजबूत करनी है किससे, परसेंटेज रेशियो से। अगर परसेंटेज रेशियो आपका अच्छा है, कैसा है, परसेंटेज और रेशियो आपका अच्छा है, तो आप लोगों का अरिथमेटिक मैथ चुटकियों में हो जाएगा। और अगर आपको परसेंटेज रेशियो बेकार है तो आपको अरिथमेटिक मैथ सिखाने वाला कोई नहीं है, ना सीखोगे आप लोग। तो आप लोगों को पता है ये क्या है, न्यूब है, इनसे पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते परसेंटेज रेशियो से, लेकिन क्या है, इन्हीं से सब क्वेश्चन है जहाँ तक इसी से सॉल्व होते हैं, इन्हीं दोनों टॉपिक से। जैसे आपको प्रॉफिट लॉस के बारे में बताएं हम, प्रॉफिट लॉस हो गया,
प्रॉफिट लॉस क्या है, परसेंटेज का टॉपिक है, उसी के आगे रिलेटेड है, लेकिन क्या है रेशियो से भी सवाल होते हैं इसके। तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, ये क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है, स्टार बना लेना इस पर, इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में आता है, भारत के किसी भी एग्जाम में देने जाओगे तो बिना प्रॉफिट लॉस के तो पेपर ही नहीं होता, पता है ना। और प्रॉफिट लॉस क्या है आपको पता है, पता तो है क्या है, छोटी छोटी, जैसे आप लोग मार्केटिंग करने जा रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट ही तो देखता व्यक्ति, क्यों करता मार्केटिंग, तो हमेशा प्रॉफिट लॉस हर एग्जाम में आने वाला टॉपिक है, तो ध्यान से पढ़ने वाली बात है, इसको कितने अच्छे से पढ़ना है जितने अच्छे से हो सके। और CISI का नाम सुना है आप लोगों ने, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो CISI भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसके बारे में बता दें, प्रॉफिट लॉस का पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इंपॉर्टेंट तो है, हमने बता दिया आप लोगों को, लेकिन सिंपल ही क्वेश्चन आता है हमेशा, कठिन नहीं आता है। और इसकी बता दें तो इसमें आता है कैलकुलेशन, कैलकुलेटिव क्वेश्चन आता है इसमें जो CISI है। पेपर में जो एग्जामिनर होता है वो हमेशा किसमें छेड़खानी करता है, जो CISI का सवाल है वही कठिन बनाता है, बाकी किसी भी टॉपिक में कठिन जो टॉपिक है इतने सारे इसमें किसी में भी कठिन क्वेश्चन नहीं बना सकता, केवल CISI में कैलकुलेटिव बनाता है और किसी में नहीं बनते। और एडवांस में आप लोगों को कुछ नहीं है, एडवांस में आप लोगों को केवल फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले हो गए, और क्या है कॉन्सेप्ट, आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ने हैं और फॉर्मूले याद करने हैं, बस कॉन्सेप्ट अच्छे से किया आपने, क्लियर हो गया तो समझ लो आप लोगों का एडवांस मैथ क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट और क्या है फॉर्मूलाज। आपको बात करें सिंपल इंटरेस्ट नंबर सिस्टम में, और इसमें क्या है ध्यान से सुनना, इसमें आपको LCM HCF और इसके साथ साथ एक टॉपिक साइड इंटरेस्ट, साइड हो गया, और क्या है साइड हो गया, एक टॉपिक और बचा इसमें सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन। अब ध्यान सुनना, ये 3 टॉपिक इसमें अच्छे से पढ़ना है, लेकिन क्या है इन्हीं में से देखो LCM HCF का एक क्वेश्चन निश्चित आता है, लेकिन इनमें से एक क्वेश्चन आता है, अगर ए आएगा तो ए वाला नहीं आएगा, अगर सिंप्लीफिकेशन का आ गया तो साइड का क्वेश्चन नहीं आएगा, साइड का क्वेश्चन आ गया तो सिंप्लीफिकेशन का नहीं आएगा, इनमें से कोई एक ही क्वेश्चन पेपर में आता है, लेकिन आपको पढ़ना तो दोनों ही पड़ेंगे ना, ठीक है सिंपल है, 2-2 4-4 दिन के टॉपिक हैं, 4 दिन अच्छे से पढ़ लो हो गया काम। और DI कुछ नहीं है, आप लोगों को क्या आना चाहिए, परसेंट आना चाहिए, रेशियो आना चाहिए, एवरेज आना चाहिए, और क्या रह गया परसेंट रेशियो एवरेज, बस इन्हीं से हो जाता है ये, तो कौन सा रह गया। अरिथमेटिक मैथ मैं तो इतना जानता हूं, अगर आपको अरिथमेटिक मैथ अगर अच्छे से आता है, अगर आपको अरिथमेटिक मैथ अच्छे से आता है तो DI कुछ नहीं है, आप लोगों का अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है ध्यान से देखना, ठीक है। और आप लोगों को एक पता है, एक नई चीज जुड़ी है SSC में, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का नाम सुना है, हाँ एक तो होता है मीन मीडियन मून, जैसे क्या बोलते हैं स्टैटिक्स हो गया, एक देखो स्टैटिक्स में भी आता है, एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और एक टॉपिक और है आप लोगों का प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या है कि आप लोगों के जो 3 टॉपिक्स हो गए, स्टैटिक्स हो गया, इसमें मीन मीडियन मूल हो गया, जो क्या हो गया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, और प्रोबेबिलिटी हो गई। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आना है, हाँ एक क्वेश्चन आना है पेपर में हम, और इस बार निश्चित हो गया, इस बार से मतलब पिछले अभी हो गया था, लेकिन आना है, एक आता भी था अभी आया भी था, इसमें स्टैटिक्स हो गया और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई। लेकिन आप लोगों को पता है इसमें नुकसान है या फायदा है, आप बता सकते हो? अब जी जुड़ गया तो क्या नुकसान है या फायदा है, बता सकते हो? बताओ। एक क्वेश्चन आना है, लेकिन अगर आप लोगों को स्टैटिक्स अच्छे से पढ़ ली, शायद आप लोगों को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से ना पढ़ी और प्रोबेबिलिटी भी अच्छे से पढ़ ली, अगर पेपर में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से पेपर क्वेश्चन आ गया पेपर में एक, तो ये तो आप लोगों की मेहनत बेकार हो गई। तो इसीलिए तीनों अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, ध्यान से सुनना। चलो ठीक है, और आपको बता दें हम जो CDS वाला है, जो CDS का टॉपिक, CDS में क्या है, कुछ नहीं है, एडवांस मैथ उसमें ज़्यादा आता है CDS में, अरिथमेटिक थोड़ा कम आता है, तो CDS आपका कुछ नहीं है इसमें,
केवल आप लोगों को एडवांस मैथ अच्छे से पढ़नी है, सीडीएस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट वही है। देखो क्या है, 100 क्वेश्चन में है, जैसे मान लो आप लोगों को दे दिया कि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन, 25 का एवरेज था, अभी 25 होके 100 हो रहे थे, सबका 25-25 का एवरेज है। इसमें से एडवांस इसमें क्या है, उसमें सीडीएस में ज़्यादा दे देता है, लेकिन आप लोगों का सीडीएस का तो टारगेट है नहीं है, तो मैं सोचता हूँ आप लोग एसएससी सीजीएल का टारगेट करके पढ़ाई करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। क्लियर है। चलो अब आज हम बात करते हैं किसके बारे में। सबसे पहले मैथ में हेडिंग डालो मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन स्टार्ट कर दें आज से, जैसे कल से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री में कोई अंतर बता सकता हमें, बताओ है। मेंसुरेशन में फॉर्मूला भरे हैं और ज्योमेट्री में फॉर्मूले नहीं है। नहीं सर्कल तो इसमें भी आएगा, नहीं आएगा, बताओ। अब ये बताओ हमें अंतर सही है क्या है, अब बताओ। नहीं समझ आ रहा क्या करना है, एक बार बता दें। चलो देखो, पहले हेडिंग डालो मेंसुरेशन, सही लिखा है, हैं? देखो हम थोड़ा सा जियोमेट्री और मेंसुरेशन में डिफरेंस बताते हैं। आप लोग कई बच्चे तो इसी में परेशान रहते कि होते क्या है ये, मेंसुरेशन ज्योमेट्री अलग नहीं है, ये सोचते ना, तो अलग कैसे नहीं है मैं बताता हूँ। ज्योमेट्री में क्या होता है, अपन लोगों को क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज समझते ना, उनकी विशेषताओं के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना पड़ता है। जो भी डायग्राम बनता है उसमें क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे कोई विशेषता बताता है, विशेषता बताने वाले जितने भी हैं। अच्छा, मेंसुरेशन में आप लोगों को पढ़ना है 2D और 3D, ये तो पता ही है आप लोगों को। अच्छा 2D का मतलब क्या होता है, बता सकता है कोई, डायमेंशन। अच्छा 2D और 3D में क्या अंतर है, ये बता सकते हो। 2D और 3D में बताओ। हाँ देखो हम बताते हैं। 2D एक ऐसी फिगर है, जैसे मान लो आपने 2D पढ़ना शुरू किया तो अपन लोग वो 2D ब्रेथ इस पे बना सकते हैं बोर्ड पे, लेकिन 3D क्या है, 3D बना सकते नहीं, अपन लोग को माइंड में सोचना पड़ता। बना तो सकते हैं वो तो ठीक है, लेकिन माइंड में ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि हाँ ये एज्यूम करने वाली चीज़ है। जैसे मैंने आप लोगों के सामने एक गोला बना दिया, ये आपसे कहेंगे ये गोला है, तो आप लोग मानोगे ये गोला कहाँ से है, कहना तुम तो कहोगे, आप लोग क्या कहोगे, ये सर्कल है, यही कहोगे ना। तो ऐसा ही है 3D, क्या करना है उसमें मानना पड़ेगा कि आप लोगों को बता दिया कि ठोस गोला है तो ठोस ही है, ठीक है। आप लोगों से कह दिया ये विलन है, तो आप लोग कहोगे कहाँ विलन दिख रही है, बताओ कहाँ से विलन दिख रही। तुम तो कहोगे कि ऊपर चपटा वाला वो बना दिया सर्कल, ऊपर ही बना दिया नीचे ही बना दिया, विलन कहाँ से दिख रही। लेकिन एज्यूम करना पड़ेगा कि सिलेंडर रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो 3D क्या है, कुछ नहीं है। 3D में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें दी रहती हैं। देखो कैसे, मतलब उसमें आयतन बन होता है। 3D वाले जितने फिगर होते हैं उनमें आयतन होता है, निकाला जा सकता। 2D में आयतन नहीं निकलता है, केवल क्या निकलता है, एरिया और परिमाप, ठीक है। और विमा के बारे में थोड़ा लिख लीजिए, डायमेंशन क्या होती है। डी का मतलब होता है डायमेंशन, यानी विमा, हिंदी में क्या बोलते हैं, विमा, ठीक है। जैसे विमा के बारे में, जैसे मान लो विमा क्या होती है, अब ध्यान सुनना। जैसे हमने एक डॉट बना दिए यहाँ पे, ये बिंदु बना दिया, क्या ये डायमेंशन इसे नापा जा सकता है, नाप सकते हैं इसको, इसकी डायमेंशन बता सकते हैं, कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना ऊंचा है, कितना, इसका बता सकते हैं, बता सकते हैं पॉइंट का, अब बताओ, नहीं बता सकते ना, इसीलिए इसको बोला जाएगा 0 डायमेंशन फिगर। क्या बोलते पॉइंट को, यानी हमने हेडिंग डाले ना बिंदु, छोटा सा, क्या डालोगे हेडिंग, बिंदु, ठीक है, बिंदु, इसको लिख लेना, यह 0 डायमेंशन फिगर है, 0 डायमेंशन फिगर है, ठीक है। यह क्या है, 0 डायमेंशन फिगर है। अब 2D और 3D, जैसे लाइन बोल दिया, जैसे मैंने बोल दिया रेखा, या लाइन की हिंदी से, हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे लाइन,
इसे बोलते हैं इंग्लिश में बोलेंगे पॉइंट। ठीक है, यह 0 डायमेंशन था। अब लाइन में बोल दिया, इसमें क्या है, इसकी लंबाई है, तो यह क्या होगा, एक विमीय फिगर है। क्या बोलेंगे इसको, इसे मापा जा सकता है, इसकी लंबाई है, इसकी क्या है, लंबाई है, इसकी क्या है, लंबाई है, लंबाई है, इसलिए यह क्या है, एक विमीय, यानी एक विमीय फिगर है, एक विमीय चित्र है। ठीक है, मतलब इसकी लंबाई है तो एक विमीय है। 0 डायमेंशन थी, जो 1 है, 1 डायमेंशन है, ये 2D है। और ये अब यहाँ पे मैंने क्या क्या कह दिया, ट्रायंगल बना लिया या कुछ बना लिया तो क्या हो गया, 2D हो गया। ये मतलब इनकी लंबाई भी हो गई और चौड़ाई भी हो गई। सर्कल बना लिया, या हमने ये बना लिया, आयत बना लिया, या वृत्त बना लिया, या स्क्वायर बना लिया, तो क्या है, ये 2D हो गई। समझ में आ गया। ये द्विविमीय है, ये क्या है थी, 0 डायमेंशन फिगर थी। ये एक विमीय थी, मतलब 1 डायमेंशन फिगर है। ये 2D डायमेंशन फिगर हो गए। समझ में आ गया ना। अब तो समझ में आ गया क्या होती डायमेंशन। ये होगी डायमेंशन इनकी। अब हम क्या बता रहे थे आप लोगों को, प्रॉपर्टीज के बारे में। तो प्रॉपर्टीज में क्या है इनकी, इनमें केवल आप लोग क्या दिखा सकते हो, ज्योमेट्री में केवल इनकी विशेषता बता सकते हो। इनमें कोण कितने का बन सकता है, कोण कितना होता है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, एंगल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और एंगल के बारे में पढ़ने के बाद जब आप लोग इनमें चित्रों में, जब इनमें मेंसुरेशन में क्या होता है कि इनमें क्या पढ़ते हैं अपन लोग, एरिया लिखते हैं, एरिया, साइज और वॉल्यूम, इनके बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, मेंसुरेशन में किसके बारे में पढ़ते हैं, एरिया के बारे में, साइज के बारे में और वॉल्यूम के बारे में, मतलब क्षेत्रफल के बारे में, आकार के बारे में और आयतन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लिखना हो लिख लेना। मेंसुरेशन में क्या पढ़ते हैं, एरिया के बारे में, साइज के बारे में और वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, तो क्षेत्रफल के बारे में, और साइज को क्या बोलते हैं, आकृति के बारे में या आकार के बारे में, और वॉल्यूम मतलब आयतन के बारे में कि उसमें कितना वजन है, वेट कितना है। ठीक है, तो इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या है, सब 2D फिगर हैं। क्या है ये, 2D फिगर। समझ रहे हैं, ये सब क्या है, 2D फिगर है। अच्छा, ये बता सकते हो, जैसे हम आपसे कहते हैं कोणों के बारे में। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया, मतलब रेक्टेंगल हो गया, या ट्रायंगल हो गया, फिर रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, आप लोगों को पता है, मतलब इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, अब रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल आएंगे अपन लोग इस पे।